नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बोकारो के आईटीआई मोड़ पर निगम की लापरवाही, कचरा डंपिंग बना स्थानीयों के लिए सिरदर्द। हजारीबाग के वानदाग साइंडी पर ड्यूटी के दौरान हादसा, फिसलने से चली गोली, एसआईएसएफ जवान की मौत। सड़क हादसे में कोरा थाना के जवान की गई जान, एक घायल, हजारीबाग पुलिस डूबी शोक में। अफ्रीका के नाइजर में अपहृत होने वाले बगोदर के मजदूरों के परिजन से मिली केंद्रीय मंत्री। देवघर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग, केंद्रीय मंत्री ने बताई योग की जरूरत। अब खबरें विस्तार से। बोकारो के आईटीआई मोड़ रियासी इलाका इन दिनों नगर निगम द्वारा की जा रही अनियंत्रित कचरा डंपिंग के कारण गंभीर संकट में है। यहां के दुकानदार, राहगीरों और खासकर आईटीआई बोकारो के छात्र छात्राओं और शिक्षकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आईटीआई बोकारो के प्रभारी प्राचार्य महेंद्र रजक का कहना है कि कचरे के अंबार से क्षेत्र में लगातार दुर्गंध फैल रही है, जिससे संस्थान में आना जाना दूभर हो गया है। जगह जगह आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। कई बार मृत पशु भी यहां फेंक दिए जाते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार उपायुक्त और नगर आयुक्त को पत्र लिखा गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि आईटीआई की छात्राओं ने कहा कि गंदगी की वजह से पढ़ाई का माहौल खराब हो रहा है और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। जब नगर आयुक्त से इस बाबत संपर्क किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। स्थानीय लोगों ने अब आंदोलन की चेतावनी दे डाली है और कहा है कि जल्द समाधान नहीं होगा तो उग्र आंदोलन करेंगे। कचरे से बहुत समस्या हम लोग का होता है। अगर टेम्पू वाला भी आता है तो हम लोग को वो उधर ही छोड़ देता है, यहाँ कॉलेज तक नहीं आता है कचरा के चलते। और कभी भी जैसे भी गेट अगर खिड़की खुलता है तो पूरा गंदा बदबू आता है, जिससे हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं। हम लोग को पढ़ने में भी तकलीफ होती है। बहुत बुरा हाल है। ये रिहायशी इलाका है, यहाँ तो गंद बर्दाश्त नहीं होता है। अभी आप 10 मिनट रहिएगा तो देखिएगा सब लोग मुंह पर कपड़ा लपेट लपेट के लोग पार होता है यहाँ से। बगल में 26 बटालियन है, बगल में एसडीएम है, वो भी आती जाती रहती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये एक्सीडेंटल जोन है। यहाँ पर गाय, ये देखिए सामने 10 फीट का गड्ढा, समझ गया ना। ये एक्सीडेंटल जोन है, बराबर एक्सीडेंट होते रहता है। लोग भागता है, मुंह में गमछा लगा के इन्होंने भागता है। गाय हुई जो है सो यहाँ पर रहती है, जिसके कारण यहाँ एक्सीडेंट होते रहता है। नगर निगम का और क्या। इज्जत इलाका है, दुकान तो छोड़िए, बगल में एसडीओ मैडम बैठती हैं, बगल में सीआरपीएफ का इतना बड़ा कैंप है। आज सीआरपीएफ कैंप के बारे में आप पता लगा लीजिए। अंदर में कई सीआरपीएफ बटालियंस को डेंगू हो गया है, मलेरिया बुखार से आदमी पेशेंट बना हुआ है। लोग यही मच्छर, यही का कारण है, गंदगी की वजह से होता है ऐसा। और इतने बड़े बड़े अधिकारी इधर से क्रॉस करते हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कंप्लेन नहीं जा रहा है यहाँ से। और हम लोग कंप्लेन करके भी क्या करेंगे। डेली हम लोग वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं। हम भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो डाल के भी देख लिया, कुछ नहीं होता। नगर आयुक्त का नंबर है हमारे पास, हम डेली उनको कॉल करते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, यहाँ पे कम से कम केमिकल का छिड़काव करवाइए कि महक कम आए, पब्लिक थोड़ा सा रुके। यहाँ प्रशिक्षण, बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, उस दरमियान में यहाँ पर गंदगी का जो बदबू जो है पूरे बहुत ज़्यादा आता है, जिससे हम लोग को प्रशिक्षण देने में बहुत ही बाधित होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे लोग बैठ नहीं पाते हैं, और बच्चे को कहने के बाद भी मजबूरी है कि हम लोग उसको, बच्चे को प्रशिक्षण देना भी है। और गंदगी को हटाने के लिए नगर निगम को हम लोग बार बार पत्राचार भी किए, लेकिन उनके पत्राचार के दरमियान भी अभी तक उनके द्वारा साफ सफाई नहीं किए गए। इस रोड से हमारे बड़े पदाधिकारी, डीसी, बहुत से लोग पार होते हैं, उसके बाद भी इनके नगर निगम को जू नहीं रेंग रहा है कि इसे सफाई की जाए। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र के बानादाग साइडिंग से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। शनिवार करीब
सुबह के 5 बजे ड्यूटी पर तैनात SISF के जवान मिथिलेश यादव की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बारिश के कारण वे फिसल गए और संतुलन बिगड़ने पर उनके सर्विस राइफल से अचानक गोली चल गई। यह हादसा यूनिट 7 SISF कैंप परिसर में हुआ है। यूनिट के डिप्टी SP साजिद ने इसकी पुष्टि भी की है। यह पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। प्रारंभिक जांच में यह बात भी सामने आई है। मिथिलेश यादव झारखंड के गढ़वा जिले के रहने वाले थे। उनके बड़े भाई अमरेश कुमार यादव, जो स्वयं भी SISF में पदस्थापित हैं और वर्तमान में बड़कागांव में तैनात हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें जब सूचना मिली कि यह हादसा हुआ है तो वहां पहुंचे हैं और यह बताया गया कि फिसलन के कारण यह हादसा हुआ है। पहले जब सूचना मिली थी तो मिथिलेश ड्यूटी के दौरान फिसले और इसी दौरान गोली चल गई। बाद में अधिकारियों ने भी इसे दुर्घटना बताया। परिवार के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है। फिलहाल कटगमदाग थाना पुलिस और SISF के वरिष्ठ अधिकारी पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं। जवान की असमय मृत्यु से उनके परिवार और यूनिट में शोक की लहर है। पोस्टेड है बड़का गांव में, ये बानाबाग में पोस्टेड थे। वो मेरा छोटा भाई है। आए यहाँ तो पता चला कि नहीं बारिश हो रहा था, उसी में कैसे फिसल करके वो गिरे और राइफल के साथ में हॉस्पिटल लाते क्रम में फिर लेट पाया गया। ये हमारे यूनिट 7 में एक है पानादाग साइटिंग, वहाँ पे एक जवान की मृत्यु हो गई थी। वहाँ जाके फिर मैंने जाके देखा क्या हुआ है, तो जो हमारे कंपनी कमांडर ने बताया, जो मृतक के भाई ने बताया, उसके हिसाब से एक राइफल की जो गोली होती है गलत तरीके से फायर हो गई है, दुर्घटना हो गई है बेसिकली। हजारीबाग जिले के कौरा थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां देर रात गश्ती के दौरान सड़क हादसे में 2 पुलिसकर्मी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृत जवान की पहचान नंदलाल ठाकुर के रूप में हुई है, जबकि घायल गणेश जो कि जवान है उसका फिलहाल रांची में किसी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक दोनों जवान रात्रि गश्ती के बाद लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। सूचना मिलते ही कौरा थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची और दोनों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने नंदलाल ठाकुर को मृत घोषित कर दिया, जबकि गणेश सिंह को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। नंदलाल ठाकुर के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के बाद हजारीबाग पुलिस लाइन लाया गया, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान कई वरीय अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। सदर SDPO अमित आनंद ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हजारीबाग जिले के लिए एक बहुत दुखद क्षण है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अज्ञात वाहन चालक की पहचान कर जल्द कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। हमारे पैंथर के 2 जवान के सिंदूर चौक के आगे मूर्छित अवस्था में पाए गए, तो हम लोगों ने त्वरित जो हमारी कोरा थाना की गश्ती थी वहाँ पहुँची, उनको हॉस्पिटल लाया गया और लाने के क्रम में ही जो गणेश सिंह है उनकी सांसें चल रही थी। प्राथमिक उपचार के बाद उनको रांची रेफर कर दिया गया। एवं हमारे एक और जवान थे नंदलाल, वो उनका लाने के क्रम में ही देहांत हो गया। ये अभावपूर्ण क्षति है हजारीबाग पुलिस परिवार के लिए। उनके परिजनों को बुलाया गया है। ये यथावत जो भी आगे उनका जो बनता है वो उनको दिया जाएगा। अफ्रीका के नाइजर में 25 अप्रैल को ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के दौरान अफरीत हुए बगोदर के 5 श्रमिकों के परिजनों से मिलने शनिवार को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी बगोदर पहुंची। उन्होंने दोनलो पंचायत सचिवालय में परिजनों से बातचीत की और भरोसा दिया कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और जल्द ही राहत की उम्मीद भी उन्होंने बताई है। बता दें कि अपहरण के दौरान 12 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई थी और अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। इसी को लेकर भाकपा माले ने 22 जून को कोडरमा स्थित सांसद आवास के घेराव की चेतावनी भी दी थी। अन्नपूर्णा देवी के साथ विधायक नगेंद्र महतो भी मौजूद रहे। परिजनों ने मंत्री से विदेश मंत्रालय से जल्द कार्रवाई की मांग की है। नाइजर में अपहरण हुए हैं दोनों के 4 प्रवासी मजदूर, तो उनसे मिलने के लिए, उनके परिजन से मिलने के लिए आए थे। तो जैसे ही घटना की जानकारी हमें मिली, विदेश मंत्रालय में पत्राचार के माध्यम से विदेश मंत्रालय से बात हो रही है और विदेश मंत्रालय नाइजर दूतावास में लगातार वार्ता जारी है। और हमें लगता है कि जिस तरह से भारत सरकार की ओर से
प्रयास हो रहे हैं निश्चित रूप से, जितना जल्द से जल्द उनकी वतन वापसी हो इसका हम सब प्रयास कर रहे हैं। और आज परिजनों से मिलकर उनको भी थोड़ा आश्वस्त किए और निश्चित रूप से घटना दुखद है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देवघर के विरोध सभागार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, देवघर डीसी नमन प्रियस लकड़ा समेत जिले भर से आए सैकड़ों छात्र छात्राओं और अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक योग अभ्यास के साथ हुई, जिसमें सभी ने एक साथ योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन का भी जरिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में योग को वैश्विक पहचान दिलाने की बात दोहराई और सभी से इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। विश्व योग दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामना। और अभी आप सबने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी विशाखापत्तनम से आज लाखों लोगों के साथ वो योग कर रहे हैं। और अब उनकी ये पहल 2014 से शुरू हुई और पूरा विश्व यानी लगभग विश्व के 175 देशों ने इसको स्वीकारा और आज पूरे विश्व स्तर पर ये योगा दिवस मन रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शनिवार को पाकुड़ जिले के लीटीपड़ा विधानसभा क्षेत्र के जामाजोड़ी गांव पहुंचे। वहां आयोजित जन चौपाल में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और राज्य की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है और अब तक राज्य में पेशा कानून लागू नहीं किया गया है, जिससे आदिवासी अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरना धर्म कोड को लेकर सरकार केवल राजनीति कर रही है और असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। पेशा कानून लागू ना हो, इसके लिए फिर से जनता को भ्रामक प्रचार करना, दुष्प्रचार करना। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि पेशा कानून व्यवहारिक नहीं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के जनजाति मंत्री जब हमारे लोहरदगा के सांसद ने पेशा का सरना कोड पर सवाल पूछा था, तो कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार, झारखंड में भी यूपीए की सरकार थी, केंद्र में भी यूपीए की सरकार, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में स्पष्ट कहा कि पेशा कानून व्यवहारिक नहीं। पूर्वी सिंहभूम जिले का उत्पाद विभाग सालाना 300 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व देता है, बावजूद इसके विभाग खुद असुविधा से जूझ रहा है। 2 साल पहले ही इसके भवन निर्माण को स्वीकृति मिल गई थी और 1.2 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका है, लेकिन आज तक भवन नहीं बन पाया है। वर्तमान में विभाग एक छोटे से टाटा स्टील द्वारा दिए गए क्वार्टर में संचालित हो रहा है, जहां बारिश के दिनों में दस्तावेज और उपकरण सुरक्षित रखना चुनौती बन गया है। सहायक उत्पाद आयुक्त अजय कुमार ने बताया कि उन्होंने 27 मई को भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। अब वे राज्य सरकार से शिकायत करने की तैयारी में हैं। कमीशन ने इनको 1,25,59,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दी। ये फरवरी 2023 में ही बिल्डिंग डिपार्टमेंट को चला गया और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के स्तर से थोड़ा सा काम में बहुत ढिलाई चल रहा है। हम जब ज्वाइन किए हैं 14 मई को, हमने 27 मई को पर्सनली उनको फ़ोन भी किया और मैंने लेटर भी दिया है एसपी डिवीजनल बिल्डिंग को। और उसमें जबकि इन्होंने आश्वासन समिति को इन्होंने आश्वस्त किया था कि हम एक्साइज डिपार्टमेंट का बिल्डिंग फरवरी में कंप्लीट करके दे देंगे, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ नहीं। अभी तो हमको लगता है 50% ही इनका ढलाई हुआ है, 50% ही हो पाया है। अभी तो बहुत सा काम बाकी है। यदि अभी भी इनिशिएटिव लेके काम करें तभी इनको 5-6 महीना और लगेगा, ऐसी संभावना है। और हम पर्सनली फ़ोन भी किए, फ़ोन पर उतना रिस्पॉन्स नहीं लिए वो, और रिटर्न में चिट्ठी दी है, पता नहीं चिट्ठी का क्या रिस्पॉन्स होता है। और उसे हम अपने इंस्पेक्टर को लगा दिए कि पर्सनली इसको विजिट कीजिए, बार बार देखिए क्या हो रहा है, क्वालिटी कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, कोई दिक्कत होती है तो फिर उनसे पर्सनली ऑफिस में जाकर मिलें। ऐसी संभावना है कि समय मिले पर हम भी जाकर उनसे स्टूडेंट से मिलेंगे कि डिले क्यों हो रहा है। तो डिपार्टमेंट तो भाई आपको पेमेंट कर दिया है, आपने भी आश्वासन दिया था जब आपको फरवरी 23 में ही आपको पेमेंट हो गया, आपको बनाना है।
और आप इस तरह डिले कर रहे हैं, 2 साल से ऊपर हो गए और अभी भी 4-5 महीने समय। एम्स देवघर में शनिवार को 24 घंटे संचालित आपातकालीन चिकित्सा सेवा की शुरुआत हुई। इस सेवा का उद्घाटन गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया। मौके पर एम्स निदेशक डॉक्टर सौरभ वर्णे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर दुबे ने कहा कि अब गंभीर मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली या अन्य बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। एम्स में अत्याधुनिक उपकरण, विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की गई है। यह सेवा संथाल परगना के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। सारे एम्स से आज जो है बहुत आगे है और उसमें निश्चित तौर पर यहाँ डायरेक्टर साहब का योगदान है, डायरेक्टर साहब के साथ की टीम का योगदान है। लेकिन आज जो ये इमरजेंसी सेवा शुरू हुई, इस इमरजेंसी सेवा से एम्स जो है वो अब 24 घंटे के लिए लोगों के लिए खुल गई। ये एक बड़ा सवाल है। नहीं तो पहले ओपीडी में मरीज आते थे और ओपीडी से ही जो है उनकी भर्ती होती थी। अब जिनको 24 घंटे में कोई समस्या है तो वो आ जाएगा। अभी 2-3 प्रॉब्लम है जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो 1-1.5 महीने में सॉर्ट आउट होगा। जो सबसे बड़ा है ब्लड बैंक का, ट्रॉमा का कोई मरीज सर जी का बहुत दिनों से हमको ये आदेश था कि इसको जल्दी शुरू करें। कुछ दिक्कतें थी, उनको पूर्ण करके आज सर ने इसका उद्घाटन किया है। जैसे सर ने बताया कि हम हर तरीके के मरीज़ लेने में सक्षम हैं। हमारे यहाँ सब चीज़ों के डॉक्टर हैं जो आम बीमारियाँ हैं जिसकी आम इमरजेंसी होती है। हमारा ब्लड बैंक, हमने एक इंस्पेक्शन हो चुका है, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। पूरी उम्मीद है 2 या 3 महीने में हमारा ब्लड बैंक का लाइसेंस मिल जाएगा और वो ब्लड बैंक हमारे लिए इसलिए उपयोगी है कि वो कंपोनेंट्स पे चलेगा, क्योंकि इस इलाके में कंपोनेंट्स नहीं तो एक बोतल खून हम 6 लोगों को उससे मदद कर सकते हैं। तो उस तरीके का ब्लड बैंक शुरू करेंगे। उसकी वजह से जो ट्रॉमा के मरीज़ हैं जिनको रक्त की ज़रूरत ज़्यादा होती है, कोई मरीज़ ऐसे होते हैं, उनको लेने में अभी हम लोग शायद इसमें मदद नहीं कर पाए शुरुआती तौर पे। दूसरा, जैसा सर ने बताया कि न्यूरो सर्जन ने हमारे ज्वाइन कर लिया है, लेकिन न्यूरो सर्जरी ये बहुत जटिल ऑपरेशन होते हैं, उनके लिए उपकरण भी जटिल होते हैं। उनका प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया गया है और प्रायोरिटी पे उनको किया जा रहा है कि उनको हम सक्षम कर दें टूल से, ताकि वो सेवाएं भी अपनी दे पाएँ। और तीसरा, जो हार्ट के मरीज़ होते हैं, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन हैं, लेकिन स्टेंटिंग जो होती है, जो आज एक होता है कि अब ओपन सर्जरी ना करके स्टेंट डालते हैं, कैथ लैब होता है, वो हमारा कैथ लैब बिल्कुल तैयार है और अति आधुनिक बाईप्लेनर कैथ लैब हम लोगों ने बनाया है। यूनिप्लेनर तो हमारा बाईप्लेनर है और उसके अंदर एक हमको रेडिएशन की स्वीकृति लेनी होती है ARB बॉम्बे से। वो हमारे यहाँ से एप्लीकेशन गई हुई है। जैसे ही स्वीकृति आ जाएगी उसके 15 दिन के बाद हम वो स्टेंटिंग की सुविधा भी। देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र के बीचगढ़ गांव में 3 साल की एक बच्ची की संदिग्ध परिस्थिति मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृत बच्ची के पिता योगेंद्र यादव ने पड़ोसियों पर पुरानी रंजिश के तहत हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि सुबह अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। शक है, एगो लीला देवी करके है, एगो नीरज यादव करके, ये हमको तीनों पर शक लग रहा है। तीनों का कहीं इसमें हाथ है। हाँ, तो क्या करके क्या लगता है कि गला दबा के मार दिया है या और क्या किया है? हमको लग रहा है कोई चीज़ खिला दिया है। लगता है किनका घर में बर्थडे था? बर्थडे था वो तो उसी का कुतिया में, वो नमरी यादव, वो भी जोगेंद्र यादव करके है नाम, उसका बाप का नाम है तुल्लू मत, उसी घर में बर्थडे था वहीं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।